एमए फाइनल लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध का अध्ययन प्रारंभ किया। सामाजिक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। सामाजिक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध की बात करते हुए हम इस बात को समझ चुके थे कि सामाजिक प्रशासन में कार्मिकों के लिए अलग से संवर्ग नहीं बना है, जिसको हम कैडर कहते हैं। अलग से कैडर नहीं है। और हमने इस बात को समझा कि सामाजिक प्रशासन में कई निकाय कार्य कर रहे हैं। तो सामाजिक प्रशासन में जब निकाय अलग अलग हैं तो कार्मिक प्रबंध को हमें उस दृष्टिकोण से समझना होगा। हम देखते हैं कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, महिला और बाल विकास मंत्रालय है। तो ये जो मंत्रालय हैं, इन मंत्रालयों में उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जैसे सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है या डायरेक्टर हैं, इनके पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ इस सामाजिक प्रशासन की रूपरेखा को समझा था और आज हम समझ रहे हैं कि यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है। महिला बाल विकास मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है, जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इनमें जितने उच्च प्रशासनिक पद हैं उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। उसके बाद जो अधीनस्थ पद होते हैं, जैसे अनुभाग अधिकारी है या सहायक है, कार्यालय सहायक जिसको हम कह सकते हैं, वरिष्ठ लिपिक है, कनिष्ठ लिपिक है, ये सब केंद्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी होते हैं। इसको याद रखिए, केंद्रीय सचिवालय सेवा के कार्मिक होते हैं जिन्हें इन मंत्रालयों में पद दिया जाता है, पदासीन किया जाता है। क्षेत्रीय और व्यवहारिक स्तर पर हम देखते हैं कि समाज कल्याण जो मंत्रालय हैं, इनकी सेवा शर्तें या कार्यदशाएं जो हैं वो भारत सरकार के अन्य विभागों के समान ही हैं। एक आईएएस ऑफिसर यहाँ कार्य कर रहा है या अन्य विभाग में कार्य कर रहा है, या एक अनुभाग अधिकारी जो सचिवालय सेवा से है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्य कर रहा है या किसी अन्य मंत्रालय में कार्य कर रहा है, इनकी सेवा शर्तें भारत सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। जब हम मंडल की बात करते हैं, ये हम मंत्रालय की बात की, केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की बात करें और केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के अधीन जो राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की, इनमें जो अधिकारी कर्मचारी भर्ती होते हैं तो इनके नियम अलग से बनाए जाते हैं। इस मंडल में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका चयन केंद्रीय समाज कल्याण मंडल अपने स्तर पर करता है। ये दो प्रकार हैं भर्ती के। यूपीएससी से भी भर्ती हो सकती है और मंडल स्वयं भी भर्ती कर सकता है। जब राज्य स्तर पर समाज कल्याण के कार्यों के लिए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो उसमें प्रयास ये किया जाता है कि स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के पीछे उद्देश्य होता है कि स्थान विशेष पर रहने वाला व्यक्ति वहाँ की समस्याओं से ज़्यादा बेहतर ढंग से डील कर सकता है, कुछ अच्छी तरह समझ सकता है और नीतियों के क्रियान्वयन में, योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग चाहिए। तो स्थानीय स्तर का व्यक्ति अगर स्थानीय अभ्यर्थी होता है, स्थानीय अधिकारी होता है, तो बेहतर संवाद स्थापित कर कर नीतियों को, योजनाओं को क्रियान्वित कर सकता है। तकनीकी स्तर पर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को पद दिया जाता है, भर्ती की जाती है,
ये कर्मचारी तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित होते हैं, अनुसंधान का इनका अनुभव होता है, परामर्श की भूमिका में ये योग्य होते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तकनीकी ज्ञान के आधार पर समाज कल्याण की सेवाओं में योगदान देना होता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के साथ ही जो अन्य सहायक विभाग है, ये राज्य स्तर पर जब कार्य करते हैं तो ये राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। साथ ही इनमें उच्च स्तर पर जैसे पुलिस विभाग है तो इसमें उच्च स्तर पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। शिक्षा, नगरीय विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, इसमें राज्य स्तर के अधिकारी और अधीनस्थ स्तर के कर्मचारी कार्य करते हैं। स्वैच्छिक संगठन की हम बात करें तो भारत का जो सामाजिक प्रशासन है ये लगभग 50,000 स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से कार्य कर रहा है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, किंतु लगभग 50,000 स्वैच्छिक संगठन, जिनको आप प्रचलित भाषा में NGO कहते हैं, उनके सहयोग से सामाजिक प्रशासन का संचालन होता है। तो सामाजिक प्रशासन की इस रूपरेखा के साथ ही सामाजिक प्रशासन में भर्ती कैसे हो रही है, कौन लोग काम कर रहे हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी है। फिर भी हम इसके वर्गीकरण को और थोड़ा विस्तार दें तो सबसे पहले हम देखें कि समाज कल्याण प्रशासन या सामाजिक प्रशासन जो है, इस प्रशासन में वरिष्ठ वर्ग में, जो वरिष्ठ वर्ग कौन सा हुआ, जैसे सचिव है, आयुक्त है, डायरेक्टर है, तो वरिष्ठ वर्ग में वे अधिकारी सम्मिलित होते हैं जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं, निर्देशन का कार्य करते हैं और पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक, ये पद ऐसे हैं जो वरिष्ठ वर्ग में सम्मिलित होते हैं। और ये वरिष्ठ वर्ग में सम्मिलित लोग, वो स्वाभाविक सी बात है कि नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस श्रेणी के कार्मिकों की भर्ती, जैसा कि हमने जिक्र किया, कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से की जाती है और राज्य स्तर पर जब इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है तो ये राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अथवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में आंतरिक भर्ती भी की जाती है। आंतरिक भर्ती क्या है कि उप निदेशक को निदेशक बना दिया, पदोन्नति। अब ये व्यवस्था हर राज्य में एक जैसी हुई जरूरी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी कार्मिक नीतियां हैं, प्रत्येक राज्य का अपना प्रबंधन है और हर राज्य अपने सामाजिक प्रशासन या समाज कल्याण के लिए कार्मिकों की भर्ती अलग अलग ढंग से करता है। यहाँ हम सामान्य बिंदुओं पे बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है और कुछ राज्यों में ऐसा भी होता है। वरिष्ठ वर्ग की बात हमने की। अब हम देखिए मध्यम वर्ग पे क्या होता है। मध्यम वर्ग में सहायक निदेशक है, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी। हमने अभी जेल की बात भी की। पुलिस और जेल जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, गृह विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं राज्यों में। कारागृह कल्याण अधिकारी और अधीक्षक श्रेणी के कार्मिक आते हैं, सेकंड ग्रेड के ये कार्मिक आते हैं। ये कार्मिक वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक प्रशासन में जो वरिष्ठ वर्ग के अधिकारी हैं वो नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं और जो मध्यम वर्ग के अधिकारी हैं, जिनको हम सेकंड ग्रेड का कह सकते हैं, ये उच्च वर्ग में और अधीनस्थ वर्ग में सामंजस्य स्थापित करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। इनकी समन्वयकारी भूमिका है। साथ ही नीतियों के क्रियान्वयन में इस मध्यम वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मध्यम वर्ग के बाद एक कनिष्ठ वर्ग भी होता है तीसरे स्तर पर। कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों में कल्याण निरीक्षक और अधीक्षण श्रेणी तृतीय पद सम्मिलित होते हैं।
ये कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी वो हैं जो कि नीति क्रियान्वयन कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रत्यक्षतः इन्वॉल्व होते हैं और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की सहायता करते हैं और इनको जिस क्षेत्र विशेष में जिस विषय से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वह उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कल्याण निरीक्षक है तो इस बात को दृष्टिगत रखता है कि किस क्षेत्र में कार्यक्रमों की क्रियान्विति किस गति से हो रही है, क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो एक कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारी आप कह सकते हैं कि फील्ड में रहकर कार्य करते हैं। फील्ड के कार्यों का सुपरविजन इनके हाथ में होता है और इनका सुपरविजन फिर इनके उच्च अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में होता है। और अंत में सहायक वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जैसे वाहन चालक हैं, रसोइया हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। इन सहायक कर्मचारियों की सहायता से ही फील्ड में कार्य करना आसान होता है। सहायक कर्मचारियों की सहायता से मध्यम वर्ग के कर्मचारी, वरिष्ठ वर्ग के कर्मचारी और कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों का कार्य करना सहज होता है। ये कार्मिक प्रबंध है, ये संगठन का वो संसाधन है जिनके अभाव में नीतियों की क्रियान्विति संभव नहीं है। तो सामाजिक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध के वर्गीकरण के बारे में ये 4 वर्गीकरण हमने पढ़े। वरिष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ और सहायक एक वर्गीकरण है कार्मिक प्रबंध का। और उसके पहले हमने भर्ती के बारे में पढ़ा कि किस विभाग और मंत्रालय में भर्ती किस प्रकार की जाती है। तो सामाजिक प्रशासन में कार्मिक प्रबंध का ये सेकंड पार्ट हुआ ये पूरा होता है, जिसमें हमने कार्मिक प्रबंध की भर्ती और वर्गीकरण को समझा। हमेशा की तरह आप इसको किताबों में पढ़िए, आपस में डिस्कस कीजिए, क्लास में आइए और क्लास में इस विषय पर बात कीजिए।